मान्यवर, जब उन्होंने कहा कि हम चुनाव सुधार पर चर्चा करने के लिए तैयार है, हम तुरंत मान गए और आज चुनाव सुधार पर ही चर्चा हुई। मान्यवर, लगभग 63 प्लीज मान्य दादा आप बीमार हो, मैं समझ रहा हूं, मगर बीमार ज्यादा हो तो घर पे रहा करो, यहाँ सदन का माहौल मत बिगाड़िए। कल हमारे सदस्य मनीष तिवारी कहते थे गहन पुनर्निरीक्षण का इनको अधिकार ही नहीं है। आर्टिकल 327 पूर्ण अधिकार देता है कि मतदाता सूची इस व्याख्या के आधार पर बनाने का अधिकार चुनाव आयोग को है। मान्यवर, अब एसआईआर पर ही सवाल उठा दिए। मान्यवर, इन्होंने कहा कि एसआईआर आज क्यों हो रहा है। मैं इनको थोड़ा इतिहास और मान्यवर, एक नई फैशन हो गई है, इतिहास बताते हैं तो नाराज हो जाते हैं कि आप इतिहास मत बताइए। अरे भला, कोई भी प्रक्रिया, कोई भी देश, कोई भी समाज इतिहास को छोड़कर कैसे आगे बढ़ सकता है। इतिहास कोई भी समाज का महत्वपूर्ण अंग है। मान्यवर, उन्होंने कहा अपने लॉजिक के समर्थन में कहा कि भारतीय जनता पार्टी को कभी एंटी इनकम्बेंसी का सामना नहीं करना पड़ता। मान्यवर, एंटी इनकम्बेंसी इनके खिलाफ होती है जो जनहित के विरुद्ध काम करे। ये बात सही है कि भाजपा को एंटी इनकम्बेंसी का फायदा विरोध बहुत कम करना पड़ता है। हमारी सरकारें बार बार चुनकर आती हैं, चाहे राज्य में है या केंद्र में, परंतु ऐसा नहीं है कि हम 2014 के बाद एक भी चुनाव नहीं हारे। छत्तीसगढ़ में 18 में हारे, राजस्थान में 18 में हारे, मध्य प्रदेश में 18 में हारे, कर्नाटक में भी 14 के बाद हारे, तेलंगाना में हम जीत नहीं पाए, चेन्नई में हम जीत नहीं पाए, बंगाल में भी हम हारे। भाई, तो तब तो ये मतदाता सूची बहुत अच्छी होती है, तब से नए कपड़े पहनकर आप शपथ ले लेते हो। उस वक्त मतदाता सूची का विरोध नहीं करते हो, और जब मुंह की पटखनी पड़ती है बिहार की तरह, तब मतदाता सूची का विरोध करते हो। माननीय मेरे दोहरे मापदंड नहीं चलेंगे लोकतंत्र में। जब आप जीतते हो तब चुनाव आयोग महान है, जब आप हारते हो तो चुनाव आयोग निकम्मा है, बीजेपी का कहने पर चलता है। जब आप जीतते हो मतदाता सूची अच्छी है, मतदाता सूची अच्छी है, और जब आप हारते हो तो मतदाता सूची खराब है। मई 14 में श्रीमान नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री बने, तब से उनको आपत्ति है। तो एनडीए क्या क्या जीती? 3 लोकसभा चुनाव हम जीते, 41 राज्यों के विधानसभा चुनाव जीते, तो हम 44 विधानसभा टोटल चुनाव जीते हैं 2024 से 25 तक। मगर वो भी 30 चुनाव जीते हैं अलग अलग विधानसभा में, 30 जगह पे। अगर मतदाता सूची करेक्ट है तो क्यों शपथ लिया, क्यों चुनाव लड़ा? आप बताइए देश की जनता को। आप लोग यहाँ कैसे पहुंचे? श्री राहुल गांधी जहां से चुनकर आए थे, वो वायनाड की मतदाता सूची में भी मेरी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसी प्रकार की डिस्क्रिपेंसी को बताया है। इसका जवाब नहीं देते। हमने अमेठी का भी बताया है, इसका जवाब नहीं देते हैं। अब चुनाव आयोग ने तो निर्णय कर दिया, मगर मैं भी साहब थोड़ा ज्यादा सोचता हूं। तो मैंने सोचा साला ये चुनाव आयोग कहता है कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, तो ये लोग आरोप क्यों लगाए? मान्यवर, मेरे शब्द कोई ऐसे हो तो काट दीजिए। काट दिया राहुल जी। मान्यवर, मैंने सोचा कि भाई कुछ गलती नहीं है, मान्यवर कोई गलती नहीं है, तो लोग विरोध क्यों कर रहे हैं? फिर मुझे याद आया कि मान्यवर, जब इनके जमाने में चुनाव होते थे, बिहार और यूपी में सरकारें बनाती होती थी, पूरे के पूरे वोट के बक्से हाईजैक कर लिए जाते थे। ईवीएम आने से ये बंद हो गया, ईवीएम आने से बंद हो गया। और मान्यवर, चुनाव की चोरी बंद हुई है, इसलिए पेट में दर्द हो रहा है। ईवीएम का दोष नहीं है, चुनाव जीतने का तरीका जनादेश नहीं था,
करप्ट प्रैक्टिसेस थी, इसके कारण चुनाव जीतते थे। अब आज ये पूरे एक्सपोज हो चुके हैं। जहां तक 66% और 33% का सवाल है, आप कह रहे हो कि वहां 2 लोग होते हैं और आप 1 होते हैं, ये तो हम तय नहीं करते हैं। 140 करोड़ की जनता तय करती है कौन 66 होगा और कौन 33। यहाँ कौन बैठेगा वो तो 140 करोड़ लोग तय करते हैं। वो आपके लिए तय करोगे तो आप 66 हो जाओगे, मगर आप तो 100 रख कर गए थे, हमने उसको 33 दे दिया। मान्यवर ये क्या सवाल उठाते, और वो समझते हैं कि मैं बोलता हूं तो बस ये ब्रह्म वाक्य होगा। ऐसे नहीं होता है मान्यवर, हर चीज के तर्क होते हैं। इनका जो भाषण तैयार करते हैं वो भी ठीक से नहीं करते, रिसर्च नहीं करते मान्यवर। इन्होंने सीसीटीवी फुटेज 45 दिन में इलेक्शन कमीशन ने नष्ट करने का निर्णय किया, इस पर आपत्ति उठाई। मान्यवर, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 81 में एक प्रावधान है। प्रावधान क्या है? उम्मीदवार चुने जाने के बाद 45 दिन में चुनाव याचिका दायर कर सकते हैं। 45 दिन के बाद इसको कोई चुनौती नहीं दे सकता। ये नियम 1991 में बना, तब उस वक्त सीसीटीवी फुटेज नहीं था। सीसीटीवी फुटेज बाद में चुनाव आयोग ने एक सर्कुलर से रूल्स में बदलाव कर ऐड किया। अब किया क्या है चुनाव आयोग ने? सीसीटीवी फुटेज का जो रिकॉर्ड है उसको जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की 1951 की धारा 81 के साथ संरक्षित किया है, मतलब अलाइन किया है कि 45 दिन के बाद कोई डिस्प्यूट की प्रोविजन ही नहीं है एक्ट में, तो 45 दिन के बाद ये सीसीटीवी फुटेज क्यों रखना चाहिए? अब इतनी सादी समझ नहीं है सब। मैं क्या कर सकता हूं? सब समझ के कोई इंजेक्शन नहीं होते जो भड़ाम से दे दिया। मान्यवर, ये धारा 81 1951 से है, मगर पहले पर्चियों से होते थे तो पर्ची के लिए थी। अब सीसीटीवी फुटेज का कैमरा आ गया तो सीसीटीवी फुटेज ऐड कर दिया। हम नहीं डरते साहब, हम नहीं डरते। मैं मेरी ही बात करता हूं। मैं तो 10 साल का था और नारे लगाता था, आसाम की गलियां सुनी है, इंदिरा गांधी खूनी है। हम तो वहां से लड़ते लड़ते आए हैं, हम नहीं डरते मानने। मैं 3 वोट चोरी की घटनाएं बताना चाहता हूं। सबसे पहली घटना हुई आजादी के बाद, देश का प्रधानमंत्री तय करना था। तय कौन करना था? तो उस वक्त के जितने प्रांत थे इसके कांग्रेस के अध्यक्ष होंगे, उनके एक एक वोट से तय होना था। अब 28 वोट श्री सरदार पटेल को मिले और 2 वोट जवाहरलाल नेहरू जी को मिले। और साहब प्रधानमंत्री जवाहरलाल जी बने। श्रीमती इंदिरा गांधी रायबरेली से चुनी गई। इलाहाबाद हाईकोर्ट में श्री राजनारायण पहुंचे कि चुनाव नियमों के अनुसार नहीं हुआ। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ये तय कर दिया कि श्रीमती गांधी ने उचित तरीके से चुनाव नहीं जीता है, हम इसको रद्द कर दें। मान्यवर, ये भी वोट चोरी थी, बहुत बड़ी वोट चोरी थी। और उसके बाद में क्या हुआ? उसके बाद में वो वोट चोरी को ढकने के लिए संसद में कानून लाए कि प्रधानमंत्री के खिलाफ कोई केस ही नहीं हो सकता। मैं विपक्ष के नेता को कहना चाहता हूं, इम्यूनिटी की बात आप चुनाव आयोग की पूछ रहे हैं, इसका तो मैं जवाब दूंगा, इम्यूनिटी का। मगर ये इम्यूनिटी जो श्रीमती गांधी ने दी थी, इसके लिए आपका क्या कहना है? और फिर जब ये संवैधानिक सुधार के वायरस चैलेंज हुए तो वो केस जीतने के लिए 2, 3 और 4 नंबर के सर्वोच्च न्यायालय के जज को बाईपास कर
चौथे नंबर के जज को चीफ जस्टिस बनाया और वहां केस भी जीत लिया। और मान्यवर, तो इतिहास है, कौन जुटला सकता है? इनको कोई पढ़ाता नहीं है इतिहास।